हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आइए आज हम यूपी टेट का ईवीएस पढ़ेंगे। जो टॉपिक नंबर 5 है, हमारा परिवेश। तो यह जो टॉपिक नंबर 5 है, इसकी ये तीसरी क्लास है। इसमें टॉप लेवल, हार्ड लेवल और बेसिक लेवल तीनों टाइप के क्वेश्चन इंक्लूड है। तो आप लोग ज़रूर देखिए, क्योंकि जो 3 क्लास हम कराए हैं ईवीएस का, हमारा परिवेश से यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो बाहर जाने वाला एक भी क्वेश्चन नहीं है। ठीक ना। तो हर हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आप लोग बेहतर तरीके से देखिए, समझिए, और जो नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आइए प्रश्न नंबर 1 पर आते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक रेमंड लिंडमैन ने इसे किस वर्ष प्रतिपादित किया था? तो देखिए 10% का मतलब क्या होता है। 10% का नियम का मतलब यह जो होता है, 10% ऊर्जा ही पहुंचती है। ठीक ना। एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में केवल 10% ऊर्जा ही पहुंचती है। बाकी 90% ऊर्जा क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। ठीक ना। तो ये किस वर्ष प्रतिपादित किए थे? तो ये 1942 में लिंडमैन ने 1942 में 10% का नियम प्रतिपादित किया था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे पारिस्थितिकी तंत्र का आतंकवादी कहा जाता है? तो देखिए पारिस्थितिकी तंत्र का जो आतंकवादी कहा जाता है वह किसे कहा जाएगा? यूकेलिप्टस को। किसको? यूकेलिप्टस को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूकेलिप्टस। जो यूकेलिप्टस क्या होता है कि ये अत्यधिक जल का अवशोषण करता है। ठीक ना। जिससे आसपास की जो भूमि होती है उसका जल स्तर गिर जाता है और अन्य आसपास के जो पौधे होते हैं वह सूख जाते हैं। ठीक ना। तो इसलिए इसे क्या बोला जाता है? आतंकवादी बोला जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र का आतंकवादी किसे कहा जाता है? तो यूकेलिप्टस, सफ़ेदा को। ठीक ना। सफ़ेदा इंग्लिश शब्द है, लेकिन हर जगह देखेंगे सफ़ेदा बोला जाता है। तो यूकेलिप्टस। आइए प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। पारिस्थितिकी आला का निकेत किस संकल्पना को सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था? क्या पारिस्थितिकी आला या निकेत की संकल्पना को सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था? तो निकेत क्या होता है? किसी जीव की उस भौतिक स्थिति और कार्यात्मक भूमि को कहते हैं जो अपने पर्यावरण को क्या करता है? पूरी तरह निभाता है। ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कौन प्रतिपादित किए थे? जोसेफ ग्रीनेल। ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। आइए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। नयोगा प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? करा नयोगा प्रोटोकॉल का जो मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए जो ये क्या है, यह 2010 में जापान में अपनाया गया था। नयोगा प्रोटोकॉल 2010 में जापान में अपनाया गया था, जिसका लक्ष्य यह है कि आनुवांशिक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों का न्यायसंगत बंटवारा करना। ठीक ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जैव विविधता के लाभों का समान बंटवारा करना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डी वाला नहीं है जी, सी वाला। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 5वां देखेंगे। अम्ल वर्षा के लिए मुख्य रूप से कौन से 2 अम्ल उत्तरदायी होते हैं? अम्ल वर्षा होती है तो इसमें कौन से अम्ल मिले होते हैं? तो देखिए एक सल्फ्यूरिक होता है और एक नाइट्रिक अम्ल। ठीक ना।
जो सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल हवा में नमी से क्रिया करके H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल और NHO3 नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं, ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आइए प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड तो सीधा होता है, लेकिन एक पेड़ पर आधारित संख्या का पिरामिड कैसा होता है? मान लीजिए जो ऊर्जा का पिरामिड का मतलब यह है कि एक पेड़ क्या है? उत्पादक है। उत्पादक पर कई पक्षी बैठे रहते हैं जैसे उपभोक्ता, और उन पर कई परजीवी होते हैं। इसलिए संख्या की पिरामिड ऊपर की ओर चौड़ा हो जाता है, ठीक ना। और चौड़ा होता है इसका मतलब कि ऊपर की ओर क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाता है। तो ये क्या होता है? हमेशा उल्टा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। जल प्रदूषण को मापने के लिए BOD परीक्षण किया जाता है। BOD का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए BOD परीक्षण जो किया जाता है इसका जो पूर्ण रूप है बताइए। फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो BOD का जो फुल फॉर्म होता है बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब होता है पानी में मौजूद कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने के लिए जो सूक्ष्म जीवों द्वारा उपयोग की जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। इकोमार्क प्रतीक चिन्ह उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो इकोमार्क किस लिए जो चिन्ह होता है प्रतीक होता है वो किसको दिया जाता है, ठीक ना। तो देखिए पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण जो होता है उसको दिया जाता है। इसका मतलब होता है इस चिन्ह जो होता है या चिन्ह जो होता है इसका चिन्ह मिट्टी का घड़ा होता है, ठीक ना। इकोमार्क का जो चिन्ह होता है वो मिट्टी का घड़ा होता है। यह उन उत्पादों को मिलता है जिसका पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव पड़ता है, बहुत कम प्रभाव पड़ता है, नकारात्मक कम प्रभाव पड़ता है, उसको मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ भारत के किस राज्य में है? कर विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। केबुल लामजाओ यह कैसा है? तैरता हुआ है, ठीक ना। तैरता है, पानी पर क्या है? तैर रहा है। तो यह जो है मणिपुर में है। कहाँ है? मणिपुर में। मणिपुर में कहाँ पर? लोकटक झील, ठीक ना। लोकटक झील, लोकटक झील में स्थित है। कहाँ है? लोकटक झील में स्थित है, जो संकटग्रस्त संघाई हिरण का एकमात्र प्राकृतिक आवास है, ठीक ना। यहाँ पर संघाई हिरण रहते हैं, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो देखिए जो क्योटो प्रोटोकॉल है यह मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन पर संबंधित है। किस पर है? जलवायु परिवर्तन पर। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यह 1997 में अपनाया गया था और इसका मुख्य लक्ष्य ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए किया गया था, ठीक ना। तो आइए प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। यूट्रोफिकेशन का संबंध किससे है? यूट्रोफिकेशन का मतलब क्या होता है? जब जलाशयों में फास्फोरस और नाइट्रोजन जैसे पोषक तत्व बढ़ जाते हैं तो शैवाल बहुत ज़्यादा उग जाते हैं, जिससे पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और जलीय जीव मरने लगते हैं। जब शैवाल ज़्यादा उग जाएंगे तो ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी, जिससे क्या होगा कि
जलीय जीव मरने लगते हैं उसे बोलते हैं यूट्रोफिकेशन, ठीक ना। तो जल में पोषक तत्वों की अधिकता है तो होगा नहीं, हाँ अरे यहाँ पर कह रहा है ना, ठीक है, अधिकता हो जाएगा, ठीक। आइए प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। अधिकता क्यों पोषक तत्व मतलब जैसे फास्फोरस और नाइट्रोजन जो होते हैं वो अधिक हो जाती है। शैवाल उगता है उससे क्या होता है, पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। आइए प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। रेड डाटा बुक कौन प्रकाशित करता है। तो देखिए रेड जो डाटा बुक है क्या, यह जो है विलुप्त जो प्रजाति है, संकटग्रस्त प्रजाति है, उसको इस सूची में रखा जाता है रेड डाटा बुक में, ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, IUCN यह करता है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस गैस की हीमोग्लोबिन से जुड़ने की क्षमता ऑक्सीजन से अधिक होती है। तो देखिए जो ऑक्सीजन से जो जुड़ती है, सॉरी, ऑक्सीजन से जो जुड़ने वाली जो क्षमता होती है वह कार्बन मोनोऑक्साइड की अधिक होती है। किससे जुड़ने के लिए, हीमोग्लोबिन से, ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह ऑक्सीजन की तुलना में लगभग 200 गुना तेजी से क्या करती है, हीमोग्लोबिन से जुड़ती है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है। इससे क्या होता है, दम घोटू, इससे क्या बोलते हैं, दम घोटू गैस भी बोलते हैं, दम घुट जाता है और मर जाता है आदमी। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो देखिए जो पारिस्थितिकी तंत्र का जो प्रयोग किया था, एजी टांसले ने। कौन, एजी टांसले ने। कब, 1935 में, ठीक ना। और पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था पहले, तो हेकल। कौन, हेकल ने, याद रखना। आइए प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र क्षेत्रफल के अनुसार पाया जाता है। सबसे अधिक वन किस क्षेत्रफल राज्य में पाया जाता है। तो देखिए मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन है, ठीक ना। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से इसीलिए पूछा, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश है सबसे अधिक वन, जबकि प्रतिशत की दृष्टि से देखा जाए तो वह क्या है, मिजोरम, ठीक। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। फ्लाई ऐश प्रदूषण किसके कारण होता है। तो देखिए जो फ्लाई ऐश होता है ताप विद्युत संयंत्र के कारण यह होता है। तो ऑप्शन नंबर बी, फ्लाई ऐश का मतलब होता है ना, जैसे मान लीजिए कोयला वाला बड़ी बड़ी कंपनियों में जलता है तो उसके जो धुएं होते हैं, कण होते हैं, आकर के उड़कर उड़कर पत्तियों पर सड़ जाते हैं, देखे होंगे, ठीक ना। जब सड़ जाते हैं तो वह पौधा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड सही कार्बन डाइऑक्साइड और प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाने में असमर्थ हो जाता है, ठीक ना। तो धीरे धीरे उसकी वृद्धि वगैरह रुक जाती है। आइए प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। एजेंडा 21 का संबंध किस सम्मेलन से है। देखिए जो एजेंडा 21 है इसका जो संबंध है 21वीं सदी में सतत विकास के लिए यह व्यापक कार्य योजना थी, ठीक ना। तो 21वीं सदी का मतलब हो जाएगा रियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 के अनुसार है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। बायोडीजल बनाने के लिए किस पौधे का उपयोग किया जाता है। तो देखिए उस पौधे का नाम है रतन जोत, जेफ्रोटा। जेफ्रोटा जो पौधा होता है इससे बायो डीजल बनाया जाता है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर
19 देखेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा कैसा होता है। तो देखिए जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें जो ऊर्जा का प्रवाह होगा हमेशा कैसा होगा, एक दिशी होता है, ठीक ना, एक दिशा में चलता रहता है ऊर्जा। जैसे उत्पादक पेड़ है, उसके बाद पेड़ के बाद फिर उपभोक्ता आता है ना, उपभोक्ता, फिर उसके बाद आप घटक, ठीक ना, फिर उसके बाद वापस लास्ट में क्या आ जाता है, सूरज में, सूरज को नहीं मिलता है ये, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर, इसका आइए देख लेते हैं चित्र माध्यम से थोड़ा सा, देखिए। आइए प्रश्न नंबर 20 देखेंगे, ब्लू बेबी सिंड्रोम जल में किसकी अधिकता के कारण होता है। तो देखिए जो ब्लू बेबी जल जो सिंड्रोम होता है यह नाइट्रेट की कमी से होता है, ठीक ना, नाइट्रेट की अधिकता ज़्यादा होने के कारण यह, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 21 देखते हैं, फलों के अंदर मौजूद बारीक पाउडर जैसी संरचनाओं को क्या कहते हैं। तो देखिए जो फलों के अंदर जो बारीक होती है पाउडर जैसी संरचना, उसको हम पराग कण कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अनुसूची 1 में, आइए देखते हैं, फोन आ गया था तो कह रहा है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अनुसूची 1 में किन जीवों को रखा गया है। तो देखिए अनुसूची 1 में जो है जिन्हें सर्वोच्च कानून संरक्षण प्राप्त हुए, ठीक ना, सर्वोच्च कानून संरक्षण जिसको प्राप्त है उसको रखा गया है। जो जीव विलुप्त होने वाले हैं उसको रखा गया है, जैसे बाघ, हाथी, ठीक ना, बारहसिंहा, इन सबों को रखा गया है जिनको शिकार करना क्या है, नुकसान, जो शिकारी होते हैं जो शिकार करके नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक ना, तो वह अपराध के श्रेणी में रखा गया है। आइए प्रश्न नंबर 23 देखेंगे, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है। तो ग्रीन हाउस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे प्रभावी मानी जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 24 देखेंगे, लाइकेन किन दो जीवों का सजीवी संबंध है। तो शैवाल और कवक का, ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कवक और शैवाल का। शैवाल भोजन बनाता है और कवक उसे रहने का स्थान देता है और खनिज प्रदान करता है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 25 देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा किस रूप में संचित है। प्रकाश संश्लेषण में जो सौर ऊर्जा है किस रूप में संचित होती है। तो ये जो होती है रासायनिक ऊर्जा में, ठीक ना, जैसे ग्लूकोज भोजन के रूप में रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं, ठीक ना, प्रकाश जो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा है उसको ग्लूकोज में बदल देते हैं, ठीक ना, जो भोजन के रूप में रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। प्रश्न नंबर 26 देखेंगे, घटपड़ी पौधा कीटों का भक्षण क्यों करता है। तो देखिए जो घटपड़ी पौधा होता है यह कीटों का जो भक्षण इसलिए करता है क्योंकि इसको नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन को कमी को पूरा करने के लिए यह पौधा जो है क्या करता है, कीटों का भक्षण करता है। जैसे भारत के मेघालय में यह पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक ना। आइए इसका दिखा देते हैं चित्र, देखिए ये चित्र है, ठीक ना। इसमें क्या है कि यहाँ पर देखिए टोपी नुमा है, ठीक ना, जब इसमें मक्खी बैठ जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, धीरे धीरे बंद हो जाएगा और मक्खी इसी में फंस जाएगी, तो इससे अपना नाइट्रोजन आपूर्ति कर लेगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 27 देखेंगे, वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधित गतिविधियाँ बादल या वर्षा होती है। किस परत में होती है। तो ये देखिए क्षोभ मंडल में, किस में, क्षोभ मंडल में, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वायुमंडल की सबसे निचली परत
क्षोभ मंडल है, ठीक ना, जिसमें मौसम की सारी घटनाएं इसी मंडल में होती है। आइए प्रश्न नंबर 28 देखेंगे। पर्यावरण भूगोल में निश्चयवाद की विचारधारा किसने दी थी? तो निश्चयवाद की जो विचारधारा है वह फ्रेडरिक रैटजेल ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? तो देखिए, ओजोन परत की जो मोटाई होती है उसको डाप्सन से नापते हैं। किससे? डाप्सन से। आइए प्रश्न नंबर 30 लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। थोड़ा तबीयत खराब होने की वजह से पढ़ाने का मन नहीं कर रहा था, ज़बरदस्ती पढ़ाया, ठीक ना, हिम्मत नहीं ले रही थी पढ़ाने का। निम्नलिखित में कौन सा पिरामिड कभी भी उल्टा नहीं हो सकता? तो जवाहर का पिरामिड जो ऊर्जा का पिरामिड जो होता है कभी उल्टा नहीं होता है, क्योंकि ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा रहता है, क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह एक स्तर से दूसरे स्तर में घटता है, ठीक ना। तो देखिए, वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।